Welcome to all in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research and Module 3rd Type of Research. In this, I am going to deal exemplary research topics on various type of research. After the reading of this content and listening this lecture, you be able to prepare research topics on various type of research, frame research questions and objective based on different research types, differentiate between different type of research. Previously, we have studied about the different types of research in which there are basic, applied, action. पीछे के जो लेक्चर हम लोगों ने उसमें जो कंटेंट हमने डील किया, आपने देखा कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेस जो डील हुई उसमें बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, exploratory and explanatory research, experimental, quasi-experimental research, longitudinal, ट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. तो इसके विषय में एक डिटेल स्टडी हम लोगों ने देखी हुई है. नाउ लेट अस लुक एट एग्जांपल्स ऑफ ईच रिसर्च टॉपिक विथ रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स. हाउ टू फ्रेम द टॉपिक विथ पर्टिकुलर स्पेसिफाई द पर्टिकुलर टाइप्स लाइक बेसिक, अप्लाइड और एक्शन. As various researches, types of researches are quoted at here. वो आपकी एक समझ विकसित करेगा जिससे कि आप उस तरीके के कॉन्सेप्ट से एसोसिएट होके आगे मूव ऑन कर सकते हैं. तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा. तो यहाँ आगे हम बढ़कर देखें बेसिक रिसर्च. तो बेसिक रिसर्च की जब हम बात करेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि अ थियोरेटिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंस्ट्रक्ट ऑफ मेटाकॉग्निशन एमंग सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन इंडिया. यहाँ जब हम बात करें बेसिक रिसर्च की, तो बेसिक रिसर्च की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेजरली है कि टू प्रोपाउंड द नॉलेज एंड टू प्रोपाउंड द न्यू नॉलेज. It means basic research generally enrich the body of knowledge that may be helpful to overcome the problem at once, may not. तो यहाँ जो बेसिक रिसर्च का फंडा या मोटिव ही है नए ज्ञान की उत्पत्ति करना, और वो नए ज्ञान जो है एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम को ओवरकम करने में मदद भी कर सकता है, अदरवाइज वो ज्ञान के भंडार में वृद्धि करता है. तो इट मीन्स बेसिक रिसर्च इज गोइंग टू प्रोपाउंड न्यू नॉलेज दैट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस. जो कवर्ड है उसको अनकवर करके बाहर लाना, ये बेसिक रिसर्च का मेजर मोटिव है. तो अ थियोरेटिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंस्ट्रक्ट ऑफ मेटाकॉग्निशन अमंग सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट इन इंडिया. अब यहाँ इनटू द कंस्ट्रक्ट ऑफ मेटाकॉग्निशन, तो जो ये वर्ड है और उससे एसोसिएट करके थियोरेटिकल इन्वेस्टिगेशन की बात करने जा रहे हैं. तो इट मीन्स गोइंग टू इवॉल्व अ न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट द कंस्ट्रक्ट ऑफ मेटाकॉग्निशन. तो ये इसलिए बेसिक रिसर्च में कंसीडर किया जा रहा है जिससे कि कुछ नया, समथिंग न्यू, चूंकि जो अदर रिसर्चेज हैं उनके अपने मोटिव हैं और उसके अनुसार उसमें मूव ऑन करके काम किया जाता है. लेकिन यहाँ पे इसका जो मोटिव ही है वो किसी नए कंस्ट्रक्ट को इवॉल्व करने की बात करता है, नए कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करने की बात करता है. तो कंस्ट्रक्ट और कॉन्सेप्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्ट जब इमर्ज होता है तब उसको जब टेस्टिफाइड किया जाता है, आफ्टर दैट इज कन्वर्टेड इन द कॉन्सेप्ट. और वी नो एवरी कॉन्सेप्ट इज कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी. तो जब मीनिंग, उसको किसी कंस्ट्रक्ट को मीनिंग मिल जाता है तो वो मीनिंग जब कह सकते हैं सोसाइटी उसको एज इट इज एक्सेप्टेंस दे देती है, तो वो कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो हियर दिस स्टडी इज बेस्ड टू थियोरेटिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंस्ट्रक्ट ऑफ मेटाकॉग्निशन अमंग सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन इंडिया. तो हियर क्वेश्चंस व्हिच आर हिडन. What are the core dimension of metacognition among adolescent? यहाँ पे मेटाकॉग्निशन की बात हो रही है. मेटाकॉग्निशन एक टर्म है जो अपने आप में अभी बहुत फैमिलियर नहीं है, लेकिन लोग इस पे काम कर रहे हैं. तो उसके अबाउट हमें
वो और एक्सप्लोर करना है कि व्हाट आर द कोर डायमेंशंस. सम डायमेंशंस आर रिफ्लेक्टेड, बट रियली बियॉन्ड दैट, उसके आगे भी जाकर के हमें देखना हो कि क्या और कोर डायमेंशंस हैं, या कोर डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं अभी तक जो एक्सप्लोर किए गए हैं उसके अलावा. तो इसलिए वो क्वेश्चन दिमाग में आया कि व्हाट आर द कोर डायमेंशंस ऑफ मेटाकॉग्निशन अमंग एडोलसेंट. एडोलसेंट के संदर्भित या एडोलसेंट में मेटाकॉग्निशन की जो बीमाएं हैं वो क्या हैं. तो इस तरीके से सेकेंड, हाउ डू थियोरेटिकल मॉडल एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्किल्स इन सेकेंडरी एजुकेशन. थियोरेटिकल मॉडल्स जो एक्सप्लेन करते हैं, किस तरीके से करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्किल्स. जो सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं वहाँ उनकी जो मेटाकॉग्निशन स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स है वो कैसे विकसित होती है, वो थियोरेटिकल मॉडल के पर्सपेक्टिव में तो वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको हमें देखना है. तो ये दो चीज़ें जो हैं एक कह सकते हैं कि इन डेप्थ जाकर काम करेंगे और इन चीज़ों को पहले तो कोर डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड सेकेंड वन वो थियोरेटिकल मॉडल जो मेटाकॉग्निशन से एसोसिएटेड हैं वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, या जो भी थियोरेटिकल मॉडल्स हैं वो थियोरेटिकल मॉडल मेटाकॉग्निटिव स्किल्स से के विकास में कैसे मदद करते हैं, तो वो एक्सप्लोर करना है हाउ डू. तो ये अपने आप में एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट होगा जो एक अलग पर्सपेक्टिव इजाद करने में सहायक होगा, एंड दैट मे बी एक्सेप्टेबल बाय द educationists who are working in the field of metacognition. If they will support it, then this will be considered in the field of knowledge, a body of knowledge, a knowledge domain. So therefore here this topic's motive is to derive the to propound the new knowledge association of metacognitive skills about related to the secondary schools students. तो what is the construct of metacognition, वो कैसे निर्मित होती है, वो सारी चीज़ें, और उसके लिए theoretical जो models हैं वो कैसे सहायक होते हैं. तो this will be a purely novel concepts evolved by this research, and that can also be a theory, it may be. तो ऑब्जेक्टिव इसके जो फ्रेम किए गए हैं टू एनालाइज मेजर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ मेटाकॉग्निशन रिलेवेंट टू सेकेंडरी स्कूल लर्नर्स एंड टू कॉन्सेप्चुअली एग्जामिन हाउ मेटाकॉग्निशन अफेक्ट लर्निंग आउटकम्स. तो ये, और इसके ऑब्जेक्टिव में ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन दैट इज अ मेजर कॉन्सेप्ट टू आइडेंटिफाई द कोर डायमेंशंस ऑफ मेटाकॉग्निशन अमंग एडोलसेंट. तो वो हिडन ही है, उसको हम उसमें चिन्हित करके उस पर काम करेंगे. So this, according to this, we can go for the basic research. Applied research means try to overcome the existing problems or degree-oriented research that is generally based on the previous existing theory. जैसा कि अभी बेसिक रिसर्च ने एक कि जो मोटिव है वो इवॉल्व द थियरी दैट मे बी हेल्पफुल टू ओवरकम द प्रॉब्लम और नॉट, बट दैट शुड बी न्यू. वहाँ पे हमारा फोकस है एक नए ज्ञान को स्थापित करना. लेकिन जैसे ही अप्लाइड रिसर्च की तरफ आते हैं, इसका मतलब ही है, इसका मोटिव ही है टू सपोर्ट द सोसाइटी टू ओवरकम द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम. तो इसका मोटिव जो है, जो भी समस्याएं हमारे सामने हैं, सोसाइटी में है, उसको ओवरकम करने में मदद करना. तो हाउ टू रिजॉल्व द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, दैट इज कंसीडर अंडर द अप्लाइड रिसर्च, एंड आल्सो इट कंसीडर इन द डिसिप्लिन, academic discipline, which motive is to provide the research degree. But when a student work for research degree, that's motive also to develop the
न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू नॉलेज। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम बेसिक रिसर्चेज नहीं करते हैं, लेकिन बेसिक रिसर्च डिमांड द या उसकी जो कह सकते हैं ये एक नेचर है, वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का होता है, बेसिक रिसर्च का। उसमें टाइम की कोई सीमा नहीं होती। वहाँ पे एक नए कॉन्सेप्ट को एक इमेजिनेशन के साथ जाते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, और उस टेस्टिंग के बाद उसको इम्प्लीमेंट करके फिर देखते हैं कि वो कितना फ्रूटफुल है। वो अदरवाइज दैट विल बी कंसिडर ओनली द फॉर द इनरिचिंग इन द बॉडी ऑफ नॉलेज। बट अप्लाइड रिसर्च का जो मोटिव ही है वो समस्याओं को समाधान या प्रदान करने में मदद करना। तो ऐसे में अगर एक टॉपिक को हम देखते हैं तो डेवलपिंग एंड इवेल्युएटिंग एन इंटरवेंशन मॉड्यूल for reducing math anxiety among upper primary students in Varanasi district. So here its motive, this research motive is reducing math anxiety. It means this problem is existing. ये problem exist में है, अस्तित्व में है, और इस समस्या का समाधान प्रयास प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। तो therefore developing and evaluating, एक इंटरवेंशन मॉड्यूल को डेवलप करना है, उसको इवेलुएट भी करना है। डेवलप किसके लिए? टू रिड्यूस मैथ एंजाइटी। और यहाँ पे किस लेवल पे काम करना है? एमंग अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। तो जो अपर प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं, उनके ऊपर ये काम फोकस है, और उसमें जो मोटिव ही है इसका रिड्यूसिंग मैथ एंजाइटी। तो जब रिड्यूसिंग मैथ एंजाइटी के लिए हम जा रहे हैं तो एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल हम सोचकर दिमाग में ला रहे हैं कि एक हम ऐसा इंटरवेंशन मॉड्यूल डेवलप करें और देखें कि ये कितना इफेक्टिव है। डेवलप भी करें और उसका इफेक्टिवनेस भी चेक करना है, तो दैट इज कंसिडर अंडर द इवेल्युएटिंग। तो हियर कैसे ये दिमाग में आया, उसी को रिफ्लेक्ट करने के लिए रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है। व्हाट आर द कॉमन ट्रिगर्स ऑफ मैथ एंजाइटी एमंग स्टूडेंट्स इन क्लास 6 to 8th? जो मिडिल अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, लेकिन अब जो NEP 2020 के बाद जब बात होगी तो इसमें मिडिल स्टेज स्टूडेंट्स के रूप में इनको हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन ट्रिगर्स ऑफ मैथ एंजाइटी हैं वो क्या हैं, इसको पता लगाना है। व्हाट आर द कॉमन ट्रिगर्स ऑफ मैथ एंजाइटी एमंग स्टूडेंट्स, और हाउ इफेक्टिव इज द डेवलप इंटरवेंशन मॉड्यूल इन रिड्यूसिंग मैथ एंजाइटी। और उसी कॉमन ट्रिगर्स को दिमाग में रखते हुए एक इंटरवेंशन मॉड्यूल विकसित करना है जो मैथमेटिक्स एंजाइटी को रिड्यूस करने में सहायक हो। और वो सहायक हो यानी कि पहला जो एफर्ट है, फर्स्ट एफर्ट इज टू डेवलप इंटरवेंशन मॉड्यूल दैट बी एबल टू रिड्यूस द मैथ एंजाइटी, एंड आफ्टर दैट दिस इज आल्सो देयर टू चेक देयर इफेक्टिवनेस। तो वो कितना इफेक्टिव है, हाउ इफेक्टिव इज द डेवलप इंटरवेंशन मॉड्यूल इन रिड्यूसिंग मैथ एंजाइटी। तो इसलिए इसको इवेल्युएट भी करना होगा। तो टॉपिक जो है डेवलपिंग एंड इवेल्युएटिंग, एंड अदरवाइज इट कैन आल्सो बी कि डेवलपिंग एन इंटरवेंशन मॉड्यूल फॉर रिड्यूसिंग मैथ एंजाइटी एमंग प्राइमरी अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स इफेक्टिवनेस। इस तरीके से भी हम इस टाइटल को फ्रेम कर सकते थे। तो यहाँ जो काम ये दोनों प्रश्न दिमाग में आए, उन दोनों प्रश्नों को ही आधार बनाकर these two questions, on the basis of these two questions we have framed the topic like that, and what may be objectives to dealing the research questions. We have framed the objectives to identify causes and symptoms of math anxiety in upper primary students. First of all, तो कॉमन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। तो टू आइडेंटिफाई काजेज एंड सिम्टम्स ऑफ मैथ एंजाइटी इन अपर प्राइमरी स्टूडेंट, टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ए स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन इन रिड्यूसिंग एंजाइटी लेवल्स। तो जो
डेवलपिंग का मतलब है वो हिडन है, इसका मतलब टू एसेस द इफेक्टिवनेस, व्हेन वी आर सेइंग दैट टू एसेस द इफेक्टिवनेस, इट मीन्स देयर इज अ मॉड्यूल and module is developed by. So otherwise we can write an objective also to develop a intervention module for reducing math anxiety. तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव आप जोड़ सकते हैं. अदरवाइज सेकेंड इज आल्सो इंक्लूडिंग दैट टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ए स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशंस मॉड्यूल इन रिड्यूसिंग एंजाइटी लेवल्स. तो इसके साथ हमें मूव ऑन कर सकते हैं. तो इस तरीके से जो अप्लाइड रिसर्च का मोटिव है वो जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उस पर फोकस होना और उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना. तो ये भी काम हम इसके साथ अप्लाइड रिसर्च की सहायता से करते हैं. और दूसरा है कि इट इज़ डिग्री ओरिएंटेड विद इन अ फ्यू डिसाइडेड ईयर्स. कुछ निश्चित वर्षों के अंदर इसे कंप्लीट करना होता है, तो वो उसमें भी कंसिडर किया जाता है. एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च जिसका मोटिव ही है टू प्रोवाइड द इमीडिएट सॉल्यूशन. इमीडिएट जो प्रॉब्लम एराइज होती है उसके लिए इमीडिएट सॉल्यूशन के साथ जब हम उसके लिए सॉल्यूशन डेवलप करने का या ढूंढने का प्रयास करते हैं, so that is known as the action research. So here action research means the problem which emerges in the situation where we are working. तो जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पे अचानक suddenly any problem are emerge in front of us and we try to resolve that. हम लोग उसके लिए प्रयास करते हैं कि कैसे इसको ओवरकम करें, इसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करें. तो उसी के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है. और एक्शन रिसर्च बहुत समय नहीं लेता. इट कैन बी रिजॉल्व विद इन डेज, विद इन वीक, विद इन मंथ. तो दिस इज द टाइम टेन्योर टेकन इन द एक्शन रिसर्च, नॉट मोर देन फ्यू मंथ्स. उसके आगे जब हम मूव ऑन कर जाते हैं तो वो फिर अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत ही आ जाता है, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च का भी मोटिव कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है. बट व्हेन अ टर्म एसोसिएटेड विद इन रिसर्च दैट इज एक्शन, इट मीन्स immediate emerge problem and go for the immediate solution. When we follow this, that will consider under the action research. टॉपिक एक यहाँ पे लिया गया है, improving reading comprehension through peer assisted strategy in a government upper primary school in वाराणसी डिस्ट्रिक्ट. एक इस तरीके का हमने सोचा कि क्या ऐसा करके देखें कि चूँकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो बहुत बेकार है, तो एक ये दिमाग में तो जो है वो थोड़ा टफर है, बट इसको हम क्लास में जब पढ़ा रहे थे या कोई टीचर पढ़ा रहा था उस समय उसको लगा कि अगर पीयर असिस्टेड स्ट्रेटजी यूज में लाई जाए, या सीधे अगर क्वेश्चन हमारा ये होता कि हाउ टू इम्प्रूव द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. बच्चों के क्लास में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो सही नहीं है, तो हमारे दिमाग में आया हाउ टू इम्प्रूव द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो टू रिजॉल्व दैट we can go with various hypotheses, and that hypothesis is known as action hypothesis. उनको हम लोग एक्शन हाइपोथेसिस के रूप में फॉर्म करते हैं. तो जैसे ही हमने हमारे दिमाग में आया कि, और वहाँ पे हम वेरियस स्ट्रेटजीज को प्लान कर सकते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. तो और उसमें हमें एक दिमाग में आया जो है वो पीयर असिस्टेड स्ट्रेटजी. तो प्रश्न फिर हमारे दिमाग में बनता है, कैन पीयर असिस्टेड लर्निंग इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? कैन पीयर असिस्टेड
लर्निंग इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एमंग स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे जो प्रयास है हाउ कैन पीयर, तो पहला हमें ये असेस करना था कि क्या जो पीयर असिस्टेड लर्निंग वो इम्प्रूव कर सकती है। तो अगर वो करती हुई पाई जाती कि पीयर असिस्टेड लर्निंग इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते और वो पाई जाती, ये बहुत दिन का काम नहीं है, ये विद इन फ्यू डेज वी कैन रिपोर्ट इट। हम इसको कुछ ही दिनों में इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, इसको एसेस कर सकते हैं और इसका रिजल्ट पा सकते हैं कि देखें कि क्या हो रहा है पीयर असेसमेंट से। जो पीयर असिस्टेड स्ट्रेटजी है उससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, तो इट कैन बी एसेस विद इन डेज। बट एक मोटिव और भी है कि हाउ कैन पीयर असिस्टेड लर्निंग इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एमंग स्टूडेंट्स, कैसे करता है। एंड सेकेंड, व्हाट आर द ऑब्जर्व्ड बिहेवियरल चेंजेस इन स्टूडेंट्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन पीयर स्ट्रेटजी। तो एक ये चूंकि एक दिमाग में लाके प्लानिंग करना है कि क्या पीयर असिस्टेड स्ट्रेटजीज को कैसे यूज में लाया जाए, तो उसके लिए जो बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व भी करना है इन स्टूडेंट्स आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग पीयर स्ट्रेटजी। तो अदरवाइज इसका सीधा सा एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि जो बच्चों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो बहुत ही बेकार है। क्लास में बच्चे जो पढ़ते हैं उसको समझ भी नहीं पाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो हाउ वी कैन इम्प्रूव द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर ये केवल हमारे दिमाग में प्रश्न आता है हाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैन बी इम्प्रूव, तो देयर एट वंस a solutions come in our mind. Yes, if we go through peer assisted strategy, we can improve. ये जैसे ही हमने सोचा तो here एक्शन हाइपोथेसिस इन्वॉल्व हो गई, दिमाग में आया कि शायद हम अगर ये करके देखें तो दिस विल कंसीडर एज ए एक्शन हाइपोथेसिस, कि अगर हम ये करके देखेंगे तो शायद बेहतर हो सकता है, और बस उसी को तुरंत हम टेस्ट करने के लिए मूव किए। तो हमने पीयर जो असिस्टेड स्ट्रेटजी को फॉलो कर दिया इन द क्लास, और आफ्टर दैट वी हैव टेस्टेड इट कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी। तो दिस विल कंसिडर अंडर द एक्शन रिसर्च, और विद इन फ्यू डेज वी विल रीच ऑन ए conclusion that peer assisted strategy is appropriate or not. अगर peer assisted strategy is appropriate, then good, and we can follow it. Otherwise, we can neglect it and we can go with other strategy. Therefore, here we have chosen this, and like this, you can choose the topics which are associated with your situations where you are working. And if you want to plan for an action research, you should put in your mind that that topic should be covered within, resolved within few days, few months, few week or few months, but not more than it. So, here objectives are so reflected to implement peer assisted reading strategy in a classroom setting, implement karna to evaluate improvements in comprehension and participation. So these are the objectives. Descriptive research. Yes, what is the motive of descriptive research? First we should recall from our lecture. जब हम बात करते हैं three types of research generally. First one, historical research. Second one, descriptive research, and third one, experimental research. तो इसके साथ तीन टाइप के क्वेश्चंस भी ऐड ऑन हो जाते हैं. हिस्टोरिकल रिसर्च, व्हाट इज. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, व्हाट वाज. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, व्हाट इज. एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, व्हाट विल बी. तो ये तीनों जो प्रश्न है ये तीनों टेंस के फॉर्मेट में है. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों को इंडिकेट करते हुए ये तीनों डिफरेंट टाइप के रिसर्चेज हमारे सामने आते हैं.
तो उसमें हम कह सकते हैं कि जब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात हम कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर गोइंग टू प्रेजेंट व्हाट इज द करंट स्टेटस। उसी करंट स्टेटस को रिफ्लेक्ट करने के लिए व्हाट इज, क्या है, व्हाट इज द स्टेटस इन द करंट सिनेरियो, तो उसको एसेस करने के लिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के साथ जाते हैं। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप एग्जांपल्स के रूप में देख सकते हैं स्टडी ऑफ 21st सेंचुरी, स्टडी ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स among सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। अब ये देखना है कि जो सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स क्या हैं, कैसे हैं, तो वो चीज़ों को जब ऑब्जर्व करना है तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू ओनली डिपिक्ट द थिंग्स व्हाट दे हैव। Questions are associated. What is the level of 21st century skills among students of class 11th and 12th? What skills, एक और भी ये बना सकते हैं हम इससे एसोसिएट करके कि what skills, what 21st century skills have students of class 11th and 12th। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में कर सकते हैं कि क्या कौन से स्किल्स उनके पास हैं। एक पहला उनका वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड सेकेंड वन व्हाट इज द लेवल ऑफ, दूसरा लेवल, तो ये भी केवल स्टेटस को दिखा रहा है, व्हाट द लेवल दे आर, वो भी रिफ्लेक्शन है। आर देयर जेंडर और स्ट्रीम बेस्ड डिफरेंसेज इन एग्जिस्ट इन 21st सेंचुरी स्किल्स, क्या ऐसा भी है कि मेल और फीमेल के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स के बिहाफ कोई अंतर है। साइंस, सोशल साइंस, लिंग्विस्टिक एंड अदर जो डिसिप्लिन्स हैं उनके बीच भी कोई डिफरेंसेस एग्जिस्ट है। तो वी आर ओनली गोइंग टू एक्सप्लोर व्हाट इज देयर, सर्वे एक तरीके से, वी आर गोइंग टू फॉर सर्वे व्हाट दे हैव। So this can be considered under the descriptive research, and this descriptive research is very essential for the policy formulation। जैसे ही कोई योजना निर्मित करनी होती है, वो योजना बनाने के लिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ही साथ जाते हैं, और इसमें सेंसस डेटा यूज करके, सेंसस रिसर्चेज यूज करके हम लोग देखते हैं कि व्हाट दे हैव, what is their standard, what is their requirement, और how many numbers are there, ये सारी चीज़ें जज करके, एसेस करके, और हम उनके लिए कुछ समथिंग पॉलिसीज़ के साथ जाते हैं। तो ये पॉलिसी फार्मूलेशन में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। या किसी चीज़ का विवरण आपके सामने रखने के लिए, व्हाट इज देयर इन एग्जिस्टेंस, तो ये ऐसे ही जैसा कि इसमें एग्जांपल लिया गया है कि 21st सेंचुरी स्किल्स को के अबाउट स्टडी करना है इन द एमंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। तो वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं, व्हाट स्किल्स दे हैव, फर्स्ट वन, सेकेंड व्हाट इज द लेवल ऑफ दैट स्किल्स, एंड देयर आर डिफरेंसेज एग्जिस्ट विद इन ऑन द बिहाफ ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। तो जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के बिहाफ, जैसा कि जेंडर, स्ट्रीम या लोकेलिटी, इस तरीके की जितने भी डिफरेंसेस आर देयर, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी कैन आल्सो असेस दिस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेमोग्राफिक वेरिएबल देयर विल रिफ्लेक्ट varieties of observation, and on the basis of that our डिफरेंट नेचर ऑफ डेटा। जैसे डिफरेंट नेचर का मतलब यहाँ पे केवल ये है कि लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर दिख जाएगा, ग्रामीण और शहरी के अंतर बीच दिख जाएगा, जो वेल लिटरेट एंड इलिटरेट फैमिली के बीच में आप देख सकते हो, स्कूल्स के बिहाफ जितने भी पॉसिबिलिटीज़ कैटेगराइजेशन के हैं और बाइपोलर, तो उनके बिहाफ आप उसको कंपैरिजन कर सकते हो। तो देयर विल बी मोर एंड मोर डेटा, and on the basis of that data we can reflect varieties of thoughts. So this is the concept of descriptive research. Descriptive research motive is to depict the what is in existence in current scenario. तो current scenario में क्या चीज exist है, करती है, उसी को बताना है what is।
तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एंड ऑब्जेक्टिव इसी तरीके से फ्रेम हुए हैं, टू स्टडी द एग्जिस्टिंग 21st सेंचुरी स्किल्स एमंग सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। यस, जब हम ये पता करेंगे तो लेवल उससे निकालेंगे। टू एनालाइज डेमोग्राफिक वेरिएशंस इन 21st सेंचुरी स्किल्स, और जो जितने भी डेमोग्राफिक वेरिएशंस हो सकते हैं उनको आधार पे रख के डेटा को एनालाइज करना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बाद हम आते हैं कोरिलेशनल रिसर्च। और कोरिलेशनल रिसर्च में जैसे हम देखते हैं स्टडी ऑन रिलेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रेस एंड सेल्फ एफिकेसी अमंग हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। यस, it is also the concept of descriptive research, what is in existence, and through correlational research we are going to depict that, or a study and relation between academic strengths and self efficacy among higher secondary students। तो इसको भी हमें डेटा गैदर करके और इन्फॉर्म करना है कि व्हाट इज रिलेशन एग्जिस्ट। तो इज देयर अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक स्ट्रेस एंड सेल्फ एफिकेसी। पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यही है कि क्या एकेडमिक स्ट्रेस और सेल्फ एफिकेसी आपस में संदर्भित हैं, संबंधित हैं, जो कुछ भी कहे, या उनके बीच में सार्थक सा संबंध होता है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं पॉजिटिवली, नेगेटिवली, या जैसे भी। तो एक प्रश्न तो वो था हमारे दिमाग में। सेकेंड वन, डज द लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी डिफर बेस्ड ऑन स्ट्रेस लेवल। तो जो एकेडमिक स्ट्रेस है उसके बिहाफ जो लेवल सेल्फ एफिकेसी का है वो क्या अलग अलग होता है। तो वो भी हमें यहाँ से दिमाग में चल रहा है कि वो है मोर एकेडमिक स्ट्रेस लेवल, देयर सेल्फ, व्हाट इज देयर सेल्फ एफिकेसी लेवल, ये भी जानना चाहते हैं। तो इसलिए ये प्रश्न जो दिमाग में आए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट we have framed the objective to study the level of academic stress and self efficacy। दोनों पहले हमने लेवल देखा, फिर आफ्टर दैट टू स्टडी द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, कितनी मजबूती से वो जो दोनों जुड़े हुए हैं या दोनों अलग हैं, और उनके बीच में डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में वो संदर्भित है, संबंधित हैं, पॉजिटिवली या निगेटिवली। तो ये चीज़ें एसेस कर सकते हैं हम लोग कोरिलेशनल रिसर्च से। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यस, एक्सप्लोर करके कुछ नया निकालने का प्रयास जहाँ पे है, तो ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से इफ देयर इज फिजिबिलिटी और पॉसिबिलिटी इट कैन बी कंसिडर अंडर द बेसिक रिसर्च, बट व्हाट इज द डीपनेस और व्हाट वी आर गोइंग टू डू देयर, क्या प्रत्यय हम कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, उस क्या एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो वो एक्सप्लोर करना अगर सुपरफिशियल है एंड दैट इज इन एग्जिस्टेंस बट वी आर गोइंग टू इवेलुएट दैट, तो वो अगर दिख रहा है और उसको इवेलुएट करने जा रहे हैं तो वो एक्सप्लोरेटरी में हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे एक्सप्लोरिंग द एजुकेशनल चैलेंजेस ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन enrolled in alternative schooling programs in Varanasi district। तो it means कि challenges are there, but what challenges are there? तो we are going to explore that। तो इस तरीके से exploratory research बनती है या बढ़ती है। हम इसको एक डिज़ाइन देते हैं, exploratory research exploring the educational challenges। जो street childrens हैं enrolled in alternative schooling programs, जो अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स स्कूल्स, अब चूँकि स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं तो उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, और वो हो सकता है कि नॉर्मल स्कूल्स में ना जा पा रहे हों, उनके लिए अलग विषय स्पेशल प्रैक्टिसेस इवॉल्व हुई हों, तो इसलिए अल्टरनेटिव स्कूलिंग प्रोग्राम्स की बात करी जा रही है। तो पूरा एकदम इसको अगर सही ढंग से फ्रेम करें तो वही उसी को लिखा गया है कि एक्सप्लोरिंग द एजुकेशनल चैलेंजेस ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन इनरोल्ड इन अल्टरनेटिव स्कूलिंग प्रोग्राम्स इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। तो इसको आधार बना के हम आगे बढ़ सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस एग्जिस्ट फॉर द स्ट्रीट चिल्ड्रन, और जो कि अल्टरनेटिव स्कूल्स प्रोग्राम्स में इनरोल्ड है। तो व्हाट आर द की बैरियर्स फेस्ड बाय स्ट्रीट चिल्ड्रन इन असेसिंग एजुकेशन। अब एक्सेस की बात हमें करना है, और एक्सेसिंग एजुकेशन
के ड्यूरिंग स्टेट चिल्ड्रंस क्या क्या बैरियर्स फेस करते हैं। तो एक तो पहले दिमाग में यही आ गया कि व्हाट आर द की बैरियर्स जो बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं वो फेस कर रहे हैं उनकी एजुकेशन तक पहुंच बनाने में। एंड सेकेंड वन, व्हाट कोपिंग स्ट्रेटजी डू अल्टरनेटिव स्कूल्स यूज टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। और it means these are very tougher concept, that there are some challenges also exist in the alternative schools that students face। तो वहाँ पे इसलिए देखा गया कि what coping strategy do alternative schools use to address that। तो schools जो हैं वो कुछ coping strategy भी यूज करते हैं उन challenges को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, उसके सहारे वो चीज़ें निकल कर आएंगी। तो ऑब्जेक्टिव इसी तरीके से बना हुआ है, टू एक्सप्लोर लाइव्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। उनसे बातचीत कर लाइव्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस निकालने हैं दैट कैन बी कंसिडर या रिलेटेड विद द अल्टरनेटिव स्कूलिंग प्रोग्राम्स। And second one, to identify innovative practices and gaps in alternative schooling programs। जो वहाँ innovative practices चल रहे हैं उनको identify करना है। and gaps, अगर वो gaps भी बन रहे हैं तो उनको भी। तो alternative schooling system को एक तरीके से क्या है, कैसे काम करता है, उसको पूरा स्कूल explore करके ला सकते हैं। and what are their practices, innovative practices we can। फिर explanatory research। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में नाम ही इसका एकदम क्लियर कट है कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स विच आर इन एग्जिस्टेंस, लाइक जेंडर डिफरेंसेज इन करियर एस्पिरेशन ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स इन वाराणसी यूजिंग सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी। जेंडर differences in career aspiration of senior secondary students in Varanasi using self determination theory। तो ये एक तरीके के इस यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है या कह सकते हैं कि जो कॉजेज हैं उसको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट वन, व्हाट रोल डज सेल्फ डिटर्मिनेशन प्ले इन शेपिंग करियर गोल्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो वो रोल को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना, व्हाट रोल डज सेल्फ डिटर्मिनेशन प्ले इन शेपिंग। तो एक तरीके से वी आर एक्सप्लेनिंग हियर। एंड सेकेंड वन, हाउ डू सोशल एंड स्कूल इन्वायरमेंट्स इन्फ्लुएंस दीज एस्पिरेशन। तो वो क्वेश्चनर के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू हम डेटा निकाल कर लाएंगे और उसको एक मीनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो दैट इज कंसिडर अंडर द एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव उसी तरीके से हम फ्रेम कर सकते हैं। फर्स्ट वन, टू स्टडी हाउ जेंडर एंड सेल्फ मोटिवेशन इंटरैक्ट इन कैरियर प्लानिंग। सेकेंड, टू स्टडी इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस एंड जेंडर्ड एस्पिरेशंस। टू स्टडी इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन जेंडर्ड एस्पिरेशन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं और इस पे आगे मूव ऑन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, yeah, this we have deal in very effective way in previous lecture, but here we generally producing a concept that help to you recall the lecture। Experimental research means we are going to see the cause and effect relationship। cause and effect relationship, कॉज एक कारण होगा और उसका इफेक्ट क्या होगा। तो इट इज हियर एंड व्हेन वी हैव डील द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इट मींस इट डील द फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट, व्हाट विल बी, क्या होगा। तो वो क्या होगा का मतलब है कि दैट विल बी इन फ्यूचर। तो ये कारण दिया जाए, दिस बाय दिस रीजन व्हाट विल बी द इफेक्ट। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो देखा जाए क्या होता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तब वो होगा। इट मीन्स देयर इज अ मैनिपुलेशन, एक
स्थितियां चेंज होंगी तो उसका इफेक्ट देखा जाएगा. Like this situation, what is the behavior of that particular person in that situation? It means we are changing the situation and their behavior is changing. तो there is cause and there is effect. वहाँ पे एक जो कारण है उसका प्रभाव दूसरा है, दूसरे कारण का प्रभाव दूसरा है. तो it means experimental research is fully observation based and it happens it performed within the controlled condition. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जितना भी है उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि we should conduct our experiment within the controlled conditions. और कंट्रोल कंडीशन के लिए जब हम मेजरली इस रिसर्च का जो मेजर एग्जिस्टेंस है वो साइंस फील्ड में है, बट आल्सो वी यूज द डू द एक्सपेरिमेंट विद इन द social science and behavioral researches. So here the concept of variables involved, and there are majorly two variables. One is independent variable and second is dependent variable. तो इसमें हमें क्या करना होता है, इंडिपेंडेंट जिसे कहते हैं उसका इफेक्ट देखना होता है, और जिस पे इफेक्ट देखा जाता है दैट इज कंसीडर एज द डिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें मैनिपुलेशन हम करते हैं, कुछ चेंज करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या पड़ता है. जैसे कि टीचिंग स्टाइल, वी आर यूजिंग द टीचिंग स्टाइल्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द चेंज ऑफ टीचिंग स्टाइल्स, हाउ टू इफेक्ट. अब देखा कि हम इस तरीके की विधि से या शैली से पढ़ाएं और वो कैसे इफेक्ट करता है बच्चे के लर्निंग अचीवमेंट पे या उसके आउटकम्स पे, तो वो हमें देखना होगा. तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं. हाँ, उसके अलावा जो अलग अदर वेरिएबल्स हैं विच अफेक्ट आवर स्टडी दैट विल कंसीडर एज द इंटरवीनिंग वेरिएबल. तो वो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे या जो कुछ भी हम करते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट मेजर वेरिएबल्स आर टू वेरिएबल्स, वन इज इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ पे आश्रित स्वतंत्र चर और आश्रित चर, स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर देखा जाता है और उसी को देखकर वी आर कैपेबल टू से समथिंग अबाउट दैट ऑन द बेस विद इन रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. उन दो चरों के संदर्भित हम कुछ कह पाते हैं. वी कैन इन्फर या कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशन. So here topic we have taken effectiveness of concept mapping on science achievement of class 9th student in Varanasi, a randomized controlled trial. एक प्रयास है कि देखें कि कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है उसका क्या इफेक्ट होता है साइंस अचीवमेंट पे. जो तो इसको कंसीडर किया गया है 11th जो स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 9th के स्टूडेंट्स, उनके लिए. तो उसी के रिस्पेक्ट में एक इफेक्ट ये ट्रायल है, प्रयास, तो उसको लिखा गया है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल. अब ये जो टॉपिक फ्रेम हुआ उसके पहले दिमाग में जो प्रश्न थे वो प्रश्न कुछ इस तरीके से थे. डज कॉन्सेप्ट मैपिंग सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव साइंस परफॉर्मेंस? क्या ऐसा है कि जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है वो साइंस परफॉर्मेंस में या कह सकते हैं कि साइंस परफॉर्मेंस के इम्प्रूव करने में मदद करती है? तो डच कॉन्सेप्ट मैपिंग सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव, तो वो देख सकते हैं, दिमाग में था, उसको हमने आधार बनाया. एंड सेकेंड वन, आर देयर डिफरेंसेज इन लर्निंग रिटेंशन बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप? और जो दो ग्रुप हम ले रहे हैं, एक को कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू पढ़ा रहे हैं, दूसरा ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू, तो देखते हैं कि दोनों के ग्रुप जो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप है उनके बीच में कोई अंतर आता है लर्निंग रिटेंशन में. तो दीज वी आर गोइंग टू एसेस बाय सम ट्रीटमेंट, कुछ ट्रीटमेंट देकर और उसका इफेक्ट देखने जा रहे हैं. तो हियर वी आर मूविंग और प्रोसीडिंग फॉर द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. तो देयर विल बी we try to for the
make the same situation for the both group, control and experimental. This is required in the research because effect of extraneous variable is very crucial role play within the research, experimental research. Therefore, the extraneous variable or intervening variable should be controlled very effective manner. तो अगर वो हम कर लेते हैं तो शायद हम उसके सही कारण की जानकारी या जो कारण प्रभाव cause and effect relationship which we are going, we can assess in a real meaning and effective meaning. Objective to apply concept mapping as a teaching tool in science classes. प्रयोग करना या ऐसे भी कर सकते हैं to compare academic outcomes before and after intervention. तो एक आधार बनाया है कि हम कॉन्सेप्ट मैपिंग को देखें कि साइंस क्लासेज में एज ए टूल, टीचिंग टूल कितना इफेक्टिव है कि नहीं है। तो उस पूरे कॉन्सेप्ट का यही मतलब ही है। तो पहले अप्लाई करेंगे और दूसरा उनके एकेडमिक आउटकम्स को बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो वी कैन गो विद दिस। वन ग्रुप में भी प्रयास किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे ये देखा जा सकता है कि जब किसी नए टर्म को हम पढ़ाने जा रहे हैं तो ये तो नेचुरल है कि दैट ग्रुप विल बी बेनिफिटेड बाय दिस। तो आप assessing the effect, there should be two group, or that therefore here two group are, one is the control group and second one is the experimental group. तो यहाँ पे दो ग्रुप लिए गए हैं, एक नियंत्रित समूह और दूसरा प्रयोगात्मक समूह। तो दोनों के बीच तुलना करके पोस्ट टेस्ट के कंपैरिजन कर लिया जाएंगे, और यदि और इफेक्टिव देखना है तो प्री टेस्ट और दोनों के पोस्ट टेस्ट, तो उसके भी कंपैरिजन करके ग्रुप सही से फॉर्म कर सकते हैं। और इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वी कैन एस्टैब्लिश, बिकॉज एनी रिसर्च हैव देयर ओन लिमिटेशंस, and according on the basis of their limitations, if we have following that particular norms which are required there, then we can get the better results. Otherwise our results can be misleading. So this is the requirement. Quasi experimental research, that is the majorly social science research concepts, because when we talk about the true experimental research, that is possible only within the science research, but we are trying for that also to make the conditions like same during the experiment, and if that is not possible, fully control is not possible, then we proceed for the quasi experimental research. And quasi experimental research is the, we can say it is a method in the field of social science and behavioral research that help to assess the cause and effect relationship. It is more effective within the field of education, psychology, political science and etc., where we are going to do quasi experimental research. Topic here, effectiveness of blended learning and environmental awareness among class 8th students in government schools of Varanasi. So like this we can frame the topic in the quasi experimental research, just like there should be scope for the assess the cause and effect relationship. Research question: what is the impact of blended learning and student knowledge of environment issues? How does it compare with traditional classroom teaching method? और to compare कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव उसी तरीके से फ्रेम है, टू इम्प्लीमेंट अ ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल इन इन्वायरमेंटल साइंस टू इवैल्यूएट चेंजेस इन स्टूडेंट्स अवेयरनेस लेवल। क्या चेंजेस आ रहे हैं वो उसको देख सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, यस, a study on academic motivation among secondary school students from class 9 to 12 in Varanasi district. Academic motivation among, अब ये स्टडी करना है
और आप इस स्टडी के जो टर्म यूज हो रहे हैं उसमें देखिए कि क्लास 9th to 12th, तो 9th 10th 11th and 12th 4 year are going to increase in this, and this can be considered as a longitudinal research, because we are going to observe the students from the 9th to 12th, that which उसमें continuously एक consistency के साथ आगे हम move करते हैं, but there is a time duration, and therefore that is considered as a longitudinal research. Questions: how does academic motivation change from class 9 to class 12? What are the factors contributing to change in motivation over time? वो भी assess करने की सोचा जा रहा है. Objective to track motivational level of students across 4 academic years. वहाँ बच्चे के academic motivation level को ट्रैक करना है by the observations or questionnaires. फिर to identify predictors and patterns of change in motivations. कैसे वो क्या हुआ, मोटिवेशन क्यों चेंज हुआ, क्या था, वो सारे रीजन्स पता करना है. तो वी कैन लाइक दिस researches we can consider, yeah, we can go for the longitudinal research. Cross sectional research, yes. Analysis of digital literacy among upper primary school teachers in government and private schools in Varanasi district. तो इसका एक बार जब क्रॉस सेक्शनल की बात करेंगे तो लाइक दैट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च व्हाट इज इन एग्जिस्टेंस, उसी की बात ये करने जा रहे हैं. तो व्हाट इज द करंट लेवल ऑफ एंड व्हाट आर द देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन डिजिटल कॉम्पिटेंस बेस्ड ऑन ट्रेनिंग एंड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये वर्तमान में क्या है और एक ही बिंदु को लगभग पकड़कर उसको गहराई से एक्सप्लोर करना है. तो एक क्रॉस सेक्शन में तो टू एसेस डिजिटल लिटरेसी लेवल्स एमंग अपर प्राइमरी टीचर्स, टू कंपेयर डिजिटल कॉम्पिटेंसी अक्रॉस इंस्टीट्यूशनल कैटेगरीज. तो दोनों ऑब्जेक्टिव्स ही कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं व्हाट इज इन एग्जिस्टेंस. तो दोनों को इसका माध्यम है. तो इट मीन्स वी नियर बाई द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, या कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज द एंड पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. Now we should think, we can think which methods are more important and how, why. When these questions will arise in your mind, you can plan about the appropriate methodology, and here sensitivity is required. If you will see with the concept of sensitivity, then you can develop your good concept about the understanding of the various methodology. Think about a recent research paper of thesis which you have studied. What was the type of research? Were the research questions and objectives correctly framed? वो देख सकते हो. और साथ ही साथ आप आगे कोई टॉपिक प्लान कर सकते हो जिसमें क्या मेथडोलॉजी लगेगी, वो किस नेचर में जाएगा, उसका वहाँ पे वो क्या ऑब्जेक्टिव होंगे और क्या रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, उनको आप सोच सकते हो. तो एक्टिविटीज एक आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो. फ्रेम रिसर्च टॉपिक्स विद वन रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट वन इस टाइप ऑफ रिसर्च. तो अगर इन पे आप काम करते हो तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी. So this will be better for your insight, understanding, that will give you more confidence about the methodologies. Thank you to all.